हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी मेरे साथ ही जुड़ जाइएगा और एक बेहतरीन करंट अफेयर्स के साथ साथ राजस्थान जीके के दमदार प्रश्नों का एनालिसिस करने के लिए मैं आपके बीच आ चुका हूँ लाइव। आप सभी एक बार बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में लाइव सेशन का हिस्सा बन जाइएगा और क्लास को शेयर कर दें। एक जोरदार सेशन की शुरुआत आज के इस सेशन में हम करेंगे और टॉप 10 जो सवाल आपके हैं कल के करंट अफेयर्स उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही हम आज इस सेशन में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ साथ राजस्थान जीके के विजय सीरीज से संबंधित ज़बरदस्त सवालों का भी करने जा रहे हैं एनालिसिस। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिल्कुल आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो सभी मित्रों? सब स्वस्थ हो भाई? और बढ़िया जोरदार तैयारी तुम्हारी चल रही है। सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2 डोज दिव्य दृष्टि के नाम कर दो। तुम्हारी जिंदगी में एक नया सवेरा लिखने के लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे। बस तू इस तरीके से पढ़ता जा, मेरे साथ जुड़ता जा। चलिए मेरे लाडलों, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सभी सुबह 7 बजे भी इस क्लास का इंतजार करते हो। और मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे साथी मिले जो इस क्लास को बेसब्री से पढ़ने के लिए आतुर हो। चलिए मित्रों, तो आज की इस सेशन में मेरे साथ कौन कौन हिस्सा बने हैं? राजेंद्र राठौड़, कृष्णा यादव, ज्योति राठौड़, अनिल आहारी, शिव भाई, दक्ष गुर्जर, नारायण नीनामा, कीर्ति शर्मा, चौधरी, अभिजीत सिंह, महादेव की लाडली, ललिता भुज, रोहित श्री गंगानगर, अभी मीणा, नन्नू पारगी, अमर सिंह, राजेश चारण, सानू पाटीदार, नीतू चौहान, अनिल कुमार सैनी और अभिषेक वर्मा। अनिल कुमार सैनी के साथ ही नावेद ए मोहम्मद। आप सबको स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। एक बेहतरीन और शानदार सेशन जिसका आगाज आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं। बिल्कुल ललित यादव, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और सभी साथी जुड़ जाइएगा, एक बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में सेशन को शेयर कर दें। बिल्कुल गुड मॉर्निंग कृष्णा डामोर, सबका स्वागत। विजय मीणा और विनोद कुमार, बहुत सारे साथी जुड़ेंगे। भाना राम, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। तो आज के इस सेशन में क्या खास होगा प्यारे साथियों, आप सभी को पता है लगातार हम रोजाना की एक थीम के साथ में काम कर रहे हैं और जो करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है उसका एक रिवीजन करते हैं और टॉप 10 सवालों का फिर एनालिसिस करते हैं। फिर विजय सीरीज से संबंधित प्रश्नों को अपन करते हैं एनालिसिस। तो आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ में शुरू करने जा रहा हूँ आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे क्विक रिवीजन। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 दिए गए। 8 विधाओं के 10 लेखकों को यह आपके राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 दिसंबर 2025 को राज्य का पहला प्रवासी राजस्थान दिवस कहाँ मनाया गया? यह आपके राजस्थान के जयपुर में मनाया गया। निम्न में से राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क घड़ियाल हॉट स्पॉट के रूप में डेवलप किया गया? चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर ने किस संस्थान के साथ में MOU किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK के साथ किया। गाजियाबाद यूपी में आयोजित 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हमारा इस बार 3rd नंबर रहा। नवंबर 2025 में लंकावी मलेशिया में आयोजित आयरमैन ट्राइथलॉन में राजस्थान के संदीप टांक को आयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो संदीप टांक का संबंध अपने जोधपुर से आता है। निम्न में से किसे उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अजीत कुमार को किया गया। किसे पैकेट बंद एवं प्रोसेस्ड फूड का स्वास्थ्य प्रभाव विषय में ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बाबूलाल कांकरेलिया को सम्मानित किया गया। फिर हमने पढ़ा था कांडे नास्ट ट्रेवलर लिस्ट 2026 में राजस्थान के किस शहर को विश्व के 26 सर्वश्रेष्ठ शहरों में स्थान मिला है? उदयपुर। सुशासन के आयामों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य नहीं है? तो पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संचार, ये अपना प्रश्न था। और फिर आज का सेशन अब यहाँ आपका प्रारंभ होगा। इससे पहले आपके बीच में जो एक गुड न्यूज़ है वो मैं आपको देना चाहता हूँ मित्रों, उसे ज़रूर आप सुन लें। तो प्यारे साथियों, जिनका भी सपना है कि इस बार तो हम 3rd ग्रेड जो मेंस है उसको हम निकाल के ही रहेंगे, तो मित्रों आपके 3rd ग्रेड का करंट अफेयर्स का एक जोरदार टॉपिक आपके दे रखा है सिलेबस में।
राजस्थान में खेल व खिलाड़ी। अगर आप इस टॉपिक को अपना मजबूत करना चाहते हैं और 100% आप इस टॉपिक में से अपने सवालों को राइट करना चाहते हैं, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। फिर कह रहा हूँ मित्रों, तो आप चिंता नहीं करें। खेल और खिलाड़ी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप संडे लाइव क्लास में जुड़िएगा। संडे मतलब मित्रों कल, और उसका समय भी आपके रहेगा सुबह की 7 बजे। एक ही शॉट होगा, मैराथन क्लास के रूप में होगा। बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्लास होगी और लगभग 3 घंटे ये क्लास आपकी चलने वाली है। और मैं आपको मित्रों इस खेल खिलाड़ी वाले में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और पूरे आपके जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक हम लगभग टॉप जो आपके 150 MCQ हैं उन्हें हम करेंगे जोरदार तरीके के साथ में एनालिसिस। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ये आपका सेशन होगा। और ये क्वेश्चन आपके कहाँ से कहाँ तक होंगे, जनवरी से लेकर मित्रों ये आपके दिसंबर 2025 तक के आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आप सब मेरे साथ में कल सुबह 7 बजे जुड़िएगा खेल और खिलाड़ी के साथ ही। अगर मैं बात करूं मित्रों, आज आपके शाम को क्या आज खास होने वाला है, तो आज शाम आपके मित्रों जो रीट मेंस है उसका एक स्पेशल टॉपिक जो L1 और L2 दोनों में आएगा उसका आज करेंगे एनालिसिस। और आज का अपना टॉपिक रहेगा मित्रों, वो अपने टॉपिक की बात कर ही लेता हूँ। राजस्थान के धार्मिक स्थलों की चर्चा करेंगे और इसी के साथ में राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। ऐसा सवाल जहाँ से मित्रों आपके 2 प्रश्न एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे। और ये फिर बता रहा हूँ, राजस्थान के धार्मिक स्थल अगर पर्यटन स्थल कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे साथ में मैराथन क्लास का भाग बनिएगा। और ये आपकी क्लास जो होगी मित्रों ये आज शाम आपके 7 बजे होगी, जिसका समय आपका शाम को रहेगा। तो शाम को 7 बजे रहेगा, मैराथन क्लास होगी। मात्र 2 घंटे का समय आपसे लूँगा और लगभग हम टॉप 100 क्वेश्चन जो है इसमें वो एनालिसिस करेंगे। बहुत तगड़ा और शानदार सेशन होगा। तो ये 2 गुड न्यूज आपके बीच में थी जो मैंने सोचा कि अपने विद्यार्थियों तक मैं पहुंचा दूं, अपने भाई बंधु जब तक जुड़ते हैं तब तक। और एक बार आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक और शेयर कर दो, फिर हम आज के इस सेशन का करेंगे शुभारंभ। तो ये दोनों सूचनाएं आपके लिए हैं, आप सुन लीजिएगा बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में। कल सुबह और आज शाम को आप सभी का इंतजार रहेगा मेरे उन रणबांकुरों का। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर तो समंदर भी आएगा। ए थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए लाडलो, इसी उद्बोधन के साथ में आज के इस सेशन का करेंगे शुभारंभ। राजस्थान में 2024-25 में चालू कीमतों में सकल मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के आधार पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा। कितना जोरदार सवाल है मित्रों, इकोनॉमिक सर्वे का, जब ही हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था। 2024-25 के अनुसार चालू कीमतों में आपको सकल मूल्य वर्धन के मामले में जो आपके इंडस्ट्रियल जो रीजन दे रखे हैं उनमें जो औद्योगिक उपक्षेत्र है उनको सम्मिलित करना है। किसमें पहला स्थान है, किसमें दूसरा है, किसमें तीसरा है और किसमें आपका चौथा है। देखिए मित्रों, अगर अपन इसको सम्मिलित करें तो याद रखिएगा आपके खनन और उत्खनन के मामले में अभी राजस्थान 3rd नंबर पे है। विद्युत गैस और आपके जल आपूर्ति आदि में आपके राजस्थान का 4था स्थान है। बहुत तगड़ा सवाल है, याद रखना। अगर मैं निर्माण की बात करूं तो निर्माण में मित्रों आपके आ जाता है और निर्माण में आपका अपना दूसरा नंबर आएगा। और विनिर्माण में मित्रों आपके पहला स्थान आता है। ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब दिया। इस प्रश्न का जो आंसर है मित्रों आपके 34-21, ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ही लाजवाब और शानदार आपके इस प्रश्न का आंसर था जो हमने आसानी से इसको पूरा किया। ठीक है लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में 2023-24 में चालू कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित जिलों को सम्मिलित कीजिए। अब कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा, कौन सा दूसरे पे रहा, कौन सा तीसरे पर, कौन सा चौथा, ये आपको सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पे पूछा जा रहा है 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर। तो आप इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, आपके 3rd ग्रेड में इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। बताओ भाई इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। इसका भी आंसर 34-21 बता रहे हैं। अच्छा, पिछला तो नहीं दिया इसका रिप्लाई, चलो इसको देख लेते हैं। अगर मित्रों मैं आपके बात करूं इसमें
अपने राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की तो पहले नंबर पे आता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट आपका सेकंड नंबर पे आता है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आपका मित्रों थर्ड नंबर पे आता है, और सॉरी जोधपुर नहीं, आपके मित्रों भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है फिर तीसरे नंबर पर, और आपका जोधपुर आता है मित्रों आपके चौथे नंबर पर। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होना है ना, वो आपको ध्यान रखना है, पहला जयपुर हो गया, दूसरा आपका मित्रों अपने अलवर हो गया, और तीसरे पर भीलवाड़ा हो गया, और चौथे पर आपका जोधपुर हो गया। बिल्कुल आपका शानदार सवाल है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 3, 1, 2 और 3, 1, 4 और 2। तो 3, 1, 4, 2, 31, 42 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर होता तो अपन इसका आंसर भी आसानी से दे पाते हैं। ठीक है, 21, 43 नहीं होगा मित्रों, थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा सवाल को। 31 आपके 42 इसका आंसर होगा। भीलवाड़ा तृतीय नंबर पे है, और याद रख लेना भाई जयपुर फर्स्ट पे है, जोधपुर आपका चौथे नंबर पे, अलवर आपका सेकंड नंबर पे। तो ये आपका आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलो भाई, बहुत गजब का सवाल। राजस्थान 25 स्वर्ण, 11 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पे रहा। ये आपको पहला स्टेटमेंट दिया गया। राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक आपके 14 पदक जीते हैं। चलो बताओ भाई, ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पूरा राजस्थान का आपका प्रदर्शन पढ़ा रखा है मैंने, खेलो इंडिया यूथ गेम वाला। और आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुए थे? ये मित्रों आपके 7वें नंबर के थे, और 7वां संस्करण था खेलो इंडिया आपके यूथ गेम्स का, जिनका आयोजन आपके मित्रों अपने बिहार में किया गया। और मैंने आपको पूरा जोरदार तरीके के साथ में पढ़ाया है। इस खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा था, ये भी आपको पता है लाडलो। अगर मैं इसकी बात करूं तो राजस्थान ने आपके इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो थर्ड रैंक प्राप्त की थी अपनी। पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा का, तीसरा राजस्थान का था। और हमारे तीसरा स्थान आया था, तब हमारे टोटल जो पदक थे उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी मित्रों आपके 60। और 60 जो आपके टोटल पदक थे, इनमें से मित्रों मैंने आपको बताया था 24, 12, 24 की गिनती आपको ध्यान रखना है। ये आपके 60 पदक थे, 24, 12, 24। 24 आपके गोल्ड मेडल थे, 12 आपके सिल्वर थे, और 24 आपके पास में ब्रॉन्ज मेडल थे। तो 24, 12, 24 का खेल था। हमारा दूसरा स्थान नहीं, हम तीसरे स्थान पे थे। हमने 62 नहीं, हमने 60 ही पदक जीते। हमने 25 गोल्ड नहीं, हमने 24 ही गोल्ड जीते। हमने 11 रजत नहीं, हमने 12 जीते हैं। और आपके 26 नहीं, आपके 24 कांस्य जीते हैं। ठीक है लाडलो, तो पहला स्टेटमेंट जो गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। इन 60 में से सबसे ज़्यादा पदक हमने साइकिल के गेम में जीते थे, और वो अपने पास आए थे मित्रों 14 पदक। तो इस प्रश्न का जो आपका बिल्कुल सही जवाब था, वो केवल सेकंड ऑप्शन जो है मित्रों आपके राइट हो जाता है। अगले प्रश्न पर करते हैं एनालिसिस। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है मित्रों, इसने 14 मई 2025 को अपने पॉक्सो अधिनियम 2012 और CALP&R अधिनियम 1986 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। निम्नलिखित में से किसने NCPCR के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय परामर्श में मुख्य भाषण दिया? कुल मिलाकर आपको सवाल पूछ रहा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है, इसकी अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्या डॉक्टर संजीव शर्मा है, सुश्री तृप्ति गुरुहा है, सुश्री प्रीति भारद्वाज दलाल है, या डॉक्टर दिव्या गुप्ता है? बताओ भाई, बहुत बेहतरीन और शानदार सवाल है, गजब का सवाल है। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था? सही नहीं है ये पूछा था ना? अरे भाई बहुत बढ़िया, सही रिप्लाई किया मेरे भाई ने। और इस प्रश्न का जो आंसर मित्रों सही नहीं पूछ रहा था, तो फिर इस प्रश्न का आंसर आपको क्या देना था मेरे भाइयों? इसका आंसर फिर ऐसी कंडीशन में आपका केवल फर्स्ट आएगा। बिल्कुल सही बोला। चलो भाई, थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो जाता अपन से गलती से, और लोग इसका बहुत बड़ा बहाना बना देते अपने पास में। चलो अब ये क्वेश्चन आ जाइएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर बता रहे हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 14 मई 2025 को पॉक्सो अधिनियम 2012 और CALP&R अधिनियम 1986 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। इसमें से किसने अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय परामर्श में मुख्य भाषण दिया?
तो याद रखना मित्रों, सुश्री जो तृप्ति गुरुआ है ये अभी राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है भाई, बहुत गजब का शानदार सवाल होगा। अलवर प्यारे साथियों नहीं होगा, अलवर फर्स्ट पे, क्योंकि अलवर इसलिए नहीं होगा कि अलवर है आपके अपने स्थिर कीमतों पर और उसने चालू कीमतों का पूछा, इसलिए जयपुर उसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई बताइएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की बात कर रहा है, जिसको अपन मित्रों अपन एक नाम से और जानते हैं, और इसको कहते हैं अपन RSSSC, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। ये जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है इसकी स्थापना मित्रों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1957 में हुई। इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है, और मैंने ये भी आपको पढ़ा रखा है। इसके अभी वर्तमान में जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नीरज कुमार पवन है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलो अब इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए वो पढ़ना है। इसके द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए भाई, और आपको पता है मित्रों महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है ये भी पूछा गया। ये महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता। और फिर बता रहा हूँ मेरे लाडलों, इस पुरस्कार की शुरुआत आपके 1982 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। तो 1982 में ये प्रारंभ हुआ था आपके महाराणा प्रताप पुरस्कार, याद रखना। और बहुत ही गजब का सवाल है, जो भी कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेलता है और कोई भी उपलब्धि हासिल करता है तो राजस्थान सरकार का ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद उसे महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार से सम्मानित करता है। परिषद के संरक्षक पैट्रन राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं तथा अध्यक्ष युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। बताओ भाई, पहला या दूसरा क्या आएगा? तो पहला तो सही बता रहे हो, ए ऑप्शन बता रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है मित्रों। पहला स्टेटमेंट आपका सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अरे मित्रों, परिषद के संरक्षक आपके ये नहीं होते हैं मेरे लाडलों। परिषद के संरक्षक आपके कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल होंगे। तो पदेन जो राज्यपाल हैं वो आपके मित्रों राजस्थान राज्य क्रीड़ा जो परिषद है उसके क्या होते हैं मित्रों? संरक्षक होते हैं। और अध्यक्ष आपके युवा मामलात खेल विभाग का मंत्री नहीं होता है, इसका जो अध्यक्ष है मित्रों आपके, वो अध्यक्ष आपके कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो आप गलत नहीं करें मित्रों, बहुत अच्छा सवाल है और ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे, ये याद रखना। तो मुख्यमंत्री तो इसमें अपने अध्यक्ष होता है और उसमें संरक्षक आपके होते हैं पदेन राज्यपाल, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। उसने पूछा कि कौन सा इसमें से सही है, तो मित्रों ध्यान रख लेना, केवल आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही इस के बारे में एकदम करेक्ट जानकारी दे रहा है। तो आपके प्रश्न का आंसर होगा केवल सी ऑप्शन। ठीक है लाडलों, सी होगा। 30 अप्रैल 2025 को आयोजित अंतर मंत्रालयी बोर्ड की बैठक में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में स्टार्टअप प्रणाली को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80 में IAC के तहत आयकर छूट के लिए कितने स्टार्टअप को मंजूरी दी है? बहुत गजब का सवाल। अपने भारत में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन एक विभाग है जिसने देश में स्टार्टअप जो प्रणाली है, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मित्रों 30 अप्रैल 2025 को धारा 80 IAC के तहत आयकर छूट के लिए कितने स्टार्टअप को मंजूरी दी है, ये आपके सवाल हैं। 177, 147, 187 और 167। अब यहाँ मामला उलझ सकता है, तो याद रखना भाई, ये आपके नए स्टार्टअप को मंजूरी दी उनकी संख्या हो जाती है आपके 187, 187। ठीक है लाडलों, बहुत गजब का और शानदार सवाल है। ये आपका प्रश्न का आंसर होगा 187। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नए स्टार्टअप की संख्या होगी आपके और ये आपके 187 बढ़ाए जाएंगे। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में आपके विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस कोष के माध्यम से कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा? चलो बताओ भाई। स्वामी विवेकानंद के नाम पर आपके रोजगार सहायता कोष बनाया गया और मैंने आपको कई बार जिक्र करके बताया है। इसमें राजस्थान सरकार ने बजट में ही घोषणा की थी 2025-26 में कि हम राजस्थान में 500 करोड़ रुपए का ये फंड बना रहे हैं
स्वामी विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, इसके माध्यम से हमें क्या क्या एक्टिविटी मिलेगी वो ध्यान रखना और कौन सा नहीं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है इससे। रोजगार शिविरों का आयोजन करवाएगा ये। परीक्षा केंद्रों की स्थापना करेगा। रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था करेगा। क्या आएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन बता रहे, परीक्षा केंद्रों की स्थापना। सारे गए वही काम से। अरे मेरे भाइयों, ये स्वामी विवेकानंद जो रोजगार सहायता कोष है, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ते का भुगतान करता है क्या? नहीं, पहला ऑप्शन होगा। अरे मेरे भाइयों, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान तो आपके राजस्थान में एक योजना चला रखी है जिसका नाम आता है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। फिर इस योजना का क्या करेंगे? ये भी तो योजना चल रही है ना। और याद है आपको, मुख्यमंत्री स्वावलंबन जो योजना है ये आपके कब चली थी? तो 1 फरवरी 2019 से चली थी। और इसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें जो मित्रों लड़के को जो राशि मिलती है वो 4,000 रुपये मिलती है, और गर्ल्स को और कोई भी इसमें अगर दिव्यांग है तो उस व्यक्ति विशेष को इसमें राशि जो मिलती है मित्रों, वो राशि आपके आ जाती है 4500 रुपये। कितनी बार पढ़ाया रे भाई, कैसे गलत कर सकते हो? तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत किया जाता है, ना कि आपके स्वामी विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। ये रोजगार सहायता कोष 500 करोड़ रुपए का फंड बना जो रोजगार शिविरों का आयोजन करेगा, ताकि अपने राजस्थान के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में बेरोजगारों को ये रोजगार दे सके। परीक्षा केंद्रों की स्थापना करेगा ये, और रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था करने का काम करेगा। तो ऐसा सवाल था जो गजब का सवाल है, और आधे लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं। तो मैं लगता है कि परीक्षा केंद्र की स्थापना करके क्या करेगा ये? क्यों नहीं करेंगे भाई? परीक्षा केंद्र की स्थापना करेंगे तभी तो जाकर अपन युवाओं को रोजगार के हित में देखकर अपनी इकोनॉमी को बेटर कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। NLC जो इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड द्वारा मई 2025 है, उसने RVUNL के साथ इसकी 810 मेगावाट सौर परियोजना से ऊर्जा क्रय करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की अवस्थिति है फतेहगढ़ सौर पार्क जैसलमेर, बड़ला सौर पार्क जोधपुर में, पुंगल सौर पार्क बीकानेर में, और फलोदी सौर पार्क आपका जोधपुर में। बहुत जोरदार सवाल है। आपके जो NLC जो इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड है मित्रों, उसने मई 2025 में राजस्थान विद्युत वितरण जो आपके निगम लिमिटेड है उसके साथ में 810 मेगावाट सौर परियोजना से ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौता किया है। वो आपके कौन सी परियोजना से संबंधित है? तो मित्रों ध्यान रख लेना, ये आपके पुंगल जो नामक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका संबंध आपके बीकानेर से आता है। इसकी क्षमता भी याद रख लेना भाई, और इसकी क्षमता आपके हो जाती है कितनी? ये आपके सामने आ जाती है इसकी क्षमता। तो याद रखना 810 मेगावाट। 810 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा प्लांट है जिससे आपके ऊर्जा खरीदने का काम करेगा कौन? NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड। ये भी आपको ध्यान रखना। और बड़ला सौर ऊर्जा जो पार्क है पहले जोधपुर में था, अब फलोदी में आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क माना जाता। ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में PM कुसुम योजना यथा 6 मई 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 6 मई 2025 के अकॉर्डिंग ये सवाल पूछा था परीक्षा में, और PM कुसुम योजना पढ़ा चुका हूँ। कुसुम का जो अर्थ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। K का मीनिंग होता है मित्रों किसान, U का मीनिंग होता है उत्थान, S का मीनिंग होता है सुरक्षा। किसान, उत्थान, सुरक्षा, ऊर्जा महाअभियान, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। और अब आपसे पूछ रहा PM कुसुम योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के कंपोनेंट A तथा कंपोनेंट C के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया। तो ये वाली जो बात है मित्रों, ये बिल्कुल सही है। जो अपने PM कुसुम योजना है, हमने कंपोनेंट A में और C में हमारे राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को 1000 मेगावाट से ज़्यादा कर दिया। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A एवं C के तहत 560 जो ग्रिड आपके कनेक्टेड जो विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। 70,000 से अधिक हमने जो है किसानों को, कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। ये भी आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही आता है। तीसरा स्टेटमेंट, इस योजना के कंपोनेंट B में लगभग 1 लाख किसानों के कृषि पंपों को अपने सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। बिल्कुल ये बात भी सही है। कंपोनेंट B में भी आपके 1 लाख जो किसान है मित्रों,
उनको कृषि पंप के माध्यम से जोड़ दिया गया ताकि किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम क्या करें, आत्मनिर्भर बनाएं। तो ये इसमें स्टेटमेंट गलत है। चौथा, योजना के कंपोनेंट जो बी है उसका क्रियान्वयन नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा किया जा रहा नहीं भाई, कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन नवीकरणीय ऊर्जा विभाग नहीं कर रहा है, इसका क्रियान्वयन आपके भारत सरकार में किया जा रहा है। और कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन आपके नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की बजाय भारत सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, ये मुझे आप बताना कमेंट करके, क्योंकि बहुत तगड़ा और शानदार सवाल है। और इसमें डी आपका जो ऑप्शन है वो गलत है इसमें, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, याद रख लेना भाई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब विजय सीरीज के सवाल है, देखते हैं। राजस्थानी हस्तकलाओं की आत्मा किसे कहा जाता है, बताओ भाई। बहुत तगड़ा सवाल है और एक ऐसा टॉपिक जो आपके मित्रों यहाँ से डेफिनेटली कोई न कोई सवाल आपके परीक्षा में छपेगा। बताइएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। राजस्थानी हस्तकलाओं की आत्मा किसको कहते हैं, यानी राजस्थान में हस्तकला से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए उसे राजस्थानी हस्तकलाओं की आत्मा कहते हैं। उसका नाम क्या होगा। देखिए मित्रों, राजस्थानी हस्तकलाओं की आत्मा की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, एक कला है उसका नाम आता है आपके मीनाकारी कला। और मैं आपको बता देता हूं मित्रों, मीनाकारी कला का संबंध आपके राजस्थान में कौन से जिले से आता है भाई, ये आपके जयपुर की फेमस है। अगर मित्रों आपसे सवाल पूछें कि मीनाकारी जो कला है ये आपके जयपुर की फेमस है, इसकी शुरुआत आपके किसने की थी, तो आमेर का एक शासक था मित्रों, जिसका नाम आता है मित्रों आपके मान सिंह फर्स्ट। और ये आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट इस मीनाकारी कला को आपके लाहौर से आमेर लेकर आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर मीनाकारी कला का स्वर्णकाल पूछे कि इसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था, तो जयपुर में एक शासक बने थे, उनका नाम आता है मित्रों आपके सवाई राम सिंह सेकंड। तो सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में मीनाकारी कला का सर्वाधिक विकास हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर मैं मीनाकारी कला की बात करूं तो इसका एक फेमस कलाकार है मित्रों, उस बंदे का नाम आपके आ जाता है कुदरत सिंह, जो मीनाकारी के जादूगर के नाम से विख्यात है। कई बार इसका सवाल आया है मित्रों, ध्यान रखना। तो मीनाकारी का जादूगर कहते हैं आपके कुदरत सिंह को, ये भी आपका सवाल है। और कुदरत सिंह को मीनाकारी कला के लिए साल 1988 में भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो पुरस्कार इसको मिला है, उसका नाम आता है मित्रों आपके पद्मश्री पुरस्कार। और ये आपके जो मीनाकारी कला है इसका अर्थ क्या होता है मित्रों, तो ये भी समझ लेना। सोने चांदी के जो अपने मित्रों आभूषण होते हैं, उन सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला को आपके कहते हैं मित्रों मीनाकारी कला। बहुत तगड़ा सवाल है मित्रों, सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की जो कला है उस कला को आपके क्या कहते हैं मित्रों, उसे आपके कहते हैं मीनाकारी कला। बहुत तगड़ा शानदार सवाल आपके सामने पूरा होता है। अब कुछ छोटी छोटी आपके हस्तकलाएं हैं जहाँ से सवाल आपको अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों। जैसे आपसे पूछा जाएगा मित्रों भरत सूप, और एक आपका आता है मित्रों इसमें हुरमजी, और एक शब्द आपका आ जाता है आरी। इनका संबंध आपके किससे आता है, तो मित्रों ध्यान रख लेना, ये हस्तकला से संबंधित है। और कपड़ों से रिलेटेड कोई एक काम होता है कढ़ाई या पेच वर्क, जो शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है, इससे रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अपने राजस्थान में जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके औजार कहाँ के फेमस है, तो राजस्थान में कृषि के औजार आपके मित्रों राजस्थान में कहाँ के फेमस है, नागौर के। इसी के साथ आपसे सवाल पूछेगा राजस्थान में आपके खेल सामग्री के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो खेल सामग्री के लिए राजस्थान में आपके हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका फेमस है। और राजस्थान सरकार अपने हस्तकला के उत्पादों को बाजार में किस रूप से विपणित करती है, तो ये राजसिकों के द्वारा राजस्थली के नाम से अपने राजस्थानी हस्तकला उत्पादों को अपने बाजार में विपणित किया जाता है। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल, ये भी आपको ध्यान रखना। गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा रचना आपके किसकी है, बहुत शानदार सवाल है। ये सवाल अभी आपके वीडियो एग्जाम 2025 में पूछा था। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो आपके देवगढ़ राजसमंद की है मित्रों, उनकी साहित्यिक कृति है ये गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा। ये जो रचना है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की आती है। अब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की और भी रचनाएं मित्रों, जैसे इनकी एक रचना का नाम है बगड़ावत, एक ग्रंथ इनका पटवार में पूछा था वो भी याद रख लेना, अमोलक बाता। इसके बाद ही इनका एक ग्रंथ है हुंकारो दोसा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ हुंकारो दोसा। और इसके अलावा एक ग्रंथ है इनका टाबरारी बाता, ये भी आपके नाम याद रखना।
और इन्होंने रूसी कहानियों का राजस्थानी में अनुवाद किया गजबन के नाम से। और ये किस नाम से कविताएं लेखन करती थी? तो रानी जी के नाम से इनको जाना जाता। रानी लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत हैं 1984 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। और ये पद्मश्री जो अवार्ड है इनको किस क्षेत्र में मिला था मित्रों? साहित्य में। और भी इनकी रचना है लव स्टोरी ऑफ राजस्थान और अपने बाबूजी की बात, ऐसी डोला मारू बात, ऐसी कई रचनाएं अपने किसने लिखी मित्रों? अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? बढ़िया सवाल पूछा है इसने, शिल्प ग्राम पूछा है पहला। अब देखो अगर मैं राजस्थान में शिल्प ग्राम की अगर बात करूँ ना मित्रों, तो आपके इसकी शिल्प ग्राम की जो है शुरुआत 1989 में हो गई थी। और अभी तक आपके राजस्थान में 6 शिल्प ग्राम बन चुके हैं। आपको मैं पूछ रहा हूँ राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है और कहाँ स्थित है? बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल, कई बार अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है जो आपके आया हुआ। बिल्कुल रिया का सबसे पहला जवाब आया है। उदयपुर जिले का आपके गांव आता है, उसका नाम आ जाता है आपके हवाला ग्राम। तो हवाला ग्राम जो उदयपुर है ये आपके राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना। अब कुछ हस्तकलाएं और बात कर लेते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछे मित्रों, राजस्थान में जूती निर्माण के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो जूती निर्माण के लिए आपके राजस्थान का कौन सा जिला? ये जोधपुर फेमस है। लेकिन मित्रों अगर आपसे सवाल पूछ लें कि राजस्थान में एक ऐसा क्षेत्र बताओ जहाँ पर मोजड़ी निर्माण किया जा रहा है, तो जालोर जिले में बीनमाल नामक एक स्थान पड़ता है मित्रों। इस बीनमाल जालोर की बात करें तो ये आपके मोजड़ी निर्माण के लिए फेमस है। इसी के साथ में मित्रों लहरिये की धारियाँ काटते हुए एक दूसरे पर बनाई जाती हैं, उसे आपके एक वेशभूषा बनती है मोटड़ा। ये आपके कहाँ की फेमस है? तो मोटड़ा वेशभूषा अगर आपसे पूछे तो याद रखना ये आपके जोधपुर की फेमस है। इसी के साथ में कुछ वापस आपको हस्तकलाओं का रिवीजन करवा देता हूँ। कुंदन कला पूछे तो मेरे लाडलू, ये आपके जयपुर की फेमस है। बहुत प्यारा सवाल है। और अगर आपसे पूछे राजस्थान में तलवार उद्योग कहाँ का फेमस है? जो मान सिंह के समय प्रारंभ हुआ था, ये तलवार उद्योग सिरोही का फेमस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में मेरे मित्रों एक सवाल बता देता हूँ। ये आपके राजस्थान में जो एक खाद्य पदार्थ है बीकानेरी भुजा, जिस पर GI टैग जारी हो रखा है। ये बीकानेरी भुजा वैसे बीकानेर की फेमस है, लेकिन मित्रों सवाल पूछा जाता बीकानेर में ये किस शासक के समय फेमस हुई थी? और तो याद रखना बीकानेर के शासक का नाम था उस समय डूंगर सिंह। ये भी आपको याद रखना। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल है, जहाँ से अक्सर परीक्षा में हमें सवाल देखने को मिलता है। ऐसे ही मित्रों आपके एक ऊनी वस्त्र होता है नमदे, जो आपके टोंक का प्रसिद्ध है। और अगर मूल रूप से देखा जाए तो लाडलो ये ईरान का है। ऐसे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता कालीन व गलीचे आपके कहाँ के प्रसिद्ध है? तो कालीन व गलीचे के लिए आपका फेमस स्थान पूछे तो वो आपका जयपुर होता है। फिर इसी के साथ में मेरे भाइयों ध्यान रखना, एक आपका आ जाता है पाव रजाई, और ये भी पाव रजाई भी आपके कहाँ की फेमस है? जयपुर की। मतलब आपको इतने सारे सवाल बता दूंगा कि आपका कोई भी जो सवाल है किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। मुगती नामक जो रचना है इसके लेखक कौन है? मुगती नामक रचना के लेखक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो मुक्ति नामक जो रचना पूछे मित्रों, तो इसके लेखक एक व्यक्ति को माना जाता है और उनका नाम आता है आपके क्या? मितेश निर्मोही। ठीक है भाई, ये भी आपको पढ़ाया था, याद रखना भाई। बहुत गजब का और शानदार सवाल। एक आपके मित्रों सांप नाम का उपन्यास है, ये आपके किसने लिखा था? तो सांप नाम का जो उपन्यास है मित्रों, ये आपके एक बंदे का है, उसका नाम आता है आपके रतन कुमार सांबरिया। तो रतन कुमार सांबरिया ने सांप नाम का उपन्यास लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला संग्रहालय आपके किसे माना जाता है? या तो पहला बोल दो या राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय बोल दो, बात एक ही है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे भाई, जबरदस्त सेशन आपके बीच चल रहा है। चलो भाई, चलिए बताइए। राजेश कांत गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत आपका भी। क्या इसका आंसर होगा? किसका रिप्लाई आएगा? सबसे पहले राजस्थान का पहला संग्रहालय है, उसका नाम आपको बताना है। और बहुत ही जोरदार शानदार प्रश्न आपके सामने आया है। किसका रिप्लाई आएगा? देखिए पहले कौन रिप्लाई करता है। अभी तक तो किसी भी साथी ने इस प्रश्न का कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं। राजस्थान का पहला संग्रहालय मेरे लाडलू आपके अल्बर्ट हॉल को बनाया गया था,
और ये आपका जो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है ये आपको मित्रों नाम से पता चल गया होगा, ये कहाँ स्थित है, आपके जयपुर में। ठीक है लाडलो, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। अगर मैं इसकी बात करूं तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो है इसको संग्रहालय का दर्जा कब मिला था, 21 फरवरी 1887 में इसको संग्रहालय का दर्जा मिला। जब इसको संग्रहालय का दर्जा मिला तब यहाँ मित्रों जयपुर के शासक थे कौन, सवाई माधो सिंह सेकंड, जिन्हें हम बब्बर शेर कहते हैं। उनके शासन काल में मित्रों ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही गजब का और लाजवाब सवाल है आपके, ये आपके संग्रहालय बना था। लेकिन मित्रों अगर एक ऐसा सवाल पूछे, अल्बर्ट हॉल जो है अपने इसको महल जो है उस अल्बर्ट हॉल नामक महल का निर्माण आपके कब हुआ था, अगर ऐसा सवाल पूछे तो प्रिंस अल्बर्ट ने इसकी नींव रखी थी और इसका निर्माण हुआ था 2 फरवरी 1876 को। इसके निर्माण में अगर पूछे तो फिर आपको ध्यान रखना है मित्रों, इस अल्बर्ट हॉल का निर्माता आपका जयपुर का शासक कौन है, सवाई राम सिंह सेकंड है। तो सवाई राम सिंह सेकंड के शासन काल में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन में ये अल्बर्ट हॉल महल बना था, लेकिन इसको संग्रहालय का दर्जा 21 फरवरी 1887 में दिया गया, जब उस समय राजा कौन था, सवाई माधो सिंह सेकंड था। याद रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को आपके 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। खूब सवाल आता है मित्रों, 100 द्वीपों का शहर आपके किसको कहते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100 द्वीपों का शहर आपके राजस्थान में अपना एक डिस्ट्रिक्ट है मित्रों बांसवाड़ा। अब मैं आपको बता दूं मित्रों, एक आपका प्रश्न यहाँ से बनता है और आपसे पूछेगा राजस्थान में पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं। तो पहाड़ों की नगरी अगर आपसे पूछे मित्रों तो ये आपके राजस्थान के डूंगरपुर जिले को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा गजब का और शानदार सवाल। अब मुझे आपसे कौन कमेंट करके बताएगा, भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे सीवी रमन, उन्होंने अपने राजस्थान के किस शहर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से पुकारा है। तो आइसलैंड ऑफ जो ग्लोरी है ये सीवी रमन ने आपके राजस्थान के किस शहर को नाम दिया था, उस शहर का नाम आता है आपके जयपुर। और जयपुर को राजस्थान में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता, ये भी आपको है पता। राजस्थान की गुलाबी नगरी है, पूर्व का पेरिस है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी इसको कहने वाले व्यक्ति थे कौन, भारत के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो फिजिक्स में रमन प्रभाव की खोज करके गए सीवी रमन, उन्होंने इसको आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। बहुत ही लाजवाब और शानदार सवाल आपके सामने पूरा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था, बताओ भाई चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था। और मैं आपको बता दूं चंद्रवरदाई ने आपके कौन सा ग्रंथ लिखा था, इस बंदे का ग्रंथ आता है आपके पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसमें मित्रों अग्निकुंड सिद्धांत जो है उसका भी वर्णन मिलता है। अग्निकुंड सिद्धांत कहते हैं ऋषि वशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने आबू पर्वत पर तपस्या की थी और 4 राजपूत जातियों का जन्म माना जाता है इस अग्निकुंड सिद्धांत से। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। तो चंद्रवरदाई जो है मित्रों इसका जो आपके लेखक तो हो गया, ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसका जो अपने मूल नाम था, इनका मूल नाम था आपके पृथ्वी भट्ट, याद रखना भाई। अब देखो एक सवाल और बता देता हूँ, ये चंद्रवरदाई का तो पृथ्वीराज रासो है, पर पृथ्वीराज विजय अगर ग्रंथ पूछे मित्रों तो फिर आपको ध्यान रखना है इसका लेखक आपके कौन होगा, जयानक होगा। बहुत ही जोरदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार अक्सर हमें परीक्षा में सवाल भी हमें देखने को मिलता है, याद रखना। अब एक आपका नाटक है मित्रों स्वपनवास वदतम, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। स्वपनवास वदतम जो नाटक है ये किसने लिखा, तो इस नाटक के लाडलो जो लेखक है उनका नाम आपके आ जाता है क्या, आपके नाम आ जाता है मित्रों भास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है, चलो भाई बताओ फटाफट से, नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन। नौलखा बावड़ी का संबंध आपके राजस्थान में किस क्षेत्र से आता है और किसका रिप्लाई सबसे पहले आएगा, देखते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, बहुत बढ़िया। सितारा शर्मा का आंसर आ गया। नौलखा बावड़ी आपके मित्रों अपने राजस्थान में डूंगरपुर जिले में है। 1586 में आस्करण की चौहान वंशी रानी थी जिसका नाम है मित्रों प्रिमल देवी, उसने बनवाया था। तो प्रिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था, जो डूंगरपुर के महारावल आस्करण की रानी थी, याद रखना। और इस नौलखा जो बावड़ी की अगर मैं बात करूं मित्रों, इसका डिजाइनर पूछा, इसका वास्तुकार, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका वास्तुकार है मित्रों आपके लीलाधर, ध्यान रखना भाई, बढ़िया सवाल।
लेकिन मित्रों एक ऐसा सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में नवलखा किला कहाँ स्थित है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो झालावाड़ जिले के झालरापाटन नामक शहर में स्थित है, जो घंटियों के शहर के नाम से विख्यात है। और ये नवलखा जो किला है ये आपके झालावाड़ के नरेश पृथ्वी सिंह के द्वारा बनाया गया। ऐसे ही आपको नवलखा से सवाल पूछेगा मित्रों, राजस्थान में नवलखा जो दरवाज़ा है ये किस दुर्ग का मेन दरवाज़ा माना जाता? तो आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित जो रणथंभौर दुर्ग है ना, इस रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है आपके नवलखा दरवाज़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नवलखा बुर्ज भंडार पूछे, इसको बनवीर की दीवार कहते हैं, वो आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, वो भी क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, हाँ ये झालरापाटन झालावाड़ में। चलो अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में युद्ध संग्रहालय वॉर म्यूजियम कहाँ स्थित है? बताओ भाई, युद्ध संग्रहालय जिसकी स्थापना मित्रों आपके 24 अगस्त 2015 को की गई थी। बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। युद्ध संग्रहालय जिसको हम वॉर म्यूजियम के नाम से जानते हैं, ये कहाँ स्थित है? और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मदरसा-ए-हुनरी विभाग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रख लेना मित्रों, युद्ध संग्रहालय की स्थापना हो गई और इसका आपको संबंधित क्षेत्र पूछा जा रहा है जैसलमेर। अब मदरसा-ए-हुनरी विभाग की बात करें तो 1857 में इसकी स्थापना होती है, जयपुर में इसकी स्थापना की गई। और इसका एक नाम और आता है, इसी को आपके महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है इसी का नाम है मित्रों। और ये मदरसा-ए-हुनरी जो विभाग है इसको आपके किसने डिपार्टमेंट विभाग ये स्थापित किया था? सवाई राम सिंह सेकर ने। ठीक है लाडलो, अब मुझे बताना इसका नाम कब बदला था और किस राजा के समय बदला गया। तो आज का सेशन आपके सामने यही एंड होता है और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा लाडलो आज का ये सेशन आपको कैसा रहा। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार लाजवाब सेशन जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की है। अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर इस सेशन को लाइक और शेयर करें। आज के इस सेशन में जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।